एलिमेंट याद है क्या? 20 तक दिए थे नहीं? ठीक है, चलो सुनाओ पहले आप। पहला दिन है क्या आपका आज? खड़े हुए फिर आप बताओ 1 से 10 तक सुनाओगे या 1 से 20 तक? सुनाओ 1 से 10 तक। हीलियम लिथियम नहीं आएगा। सबसे पहले आवाज आ रही है क्या? ये है क्या? हम्म, ठीक है। हाँ दोबारा सुनाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। नियोन आएगा। याद किया था। देखो जब तक लिख लिख कर नहीं देखोगे, सीधा पढ़ कर देखो भूल जाओगे, कंफ्यूज रहेगा, कभी नियोन पहले बोलो कभी फ्लोरीन पहले बोलो, इस तरह से ध्यान रखना। चलो खड़े रहिए 1 मिनट। आप बताओ। आप बताओ 11 से 20 तक। 11 से 20 तक। 11 से 20 तक बताओ जल्दी से। फ्लोरीन, नियोन पढ़ा था। हाँ तो कंटिन्यू पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक से बता दे। एक हाँ। हम्म। हाँ। सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। ठीक है बैठ जाइए। अ, आप बताओ। आपको हाँ। आप बताओ जल्दी से। 11 से 20 तक बताओ, 11 से 20 तक। 11 से 20 तक एलिमेंट बताओ। सबसे पहले सोडियम है। अब बताओ। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो आता 12 नंबर पर, 13 नंबर पर आता है। 1 से 10 तक बताओ, 1 से 10 तक। हम्म। हम्म। ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं आएगा। हाँ। इधर बताओ, आप बताओ। नहीं आप बताओ 11 से 20 तक। 11 से 20 तक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हम्म। 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 कैल्शियम ठीक है। उसका लेटिन नाम क्या है पोटेशियम का? कैलियम। ठीक है बैठ जाइए। लिख लिख कर देखा था आपने? तो फिर याद क्यों नहीं हुआ? कारण क्या, याद क्यों नहीं हुआ? हाँ आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। 120 तक सुना दो आप। ली- हम्म। हम्म। बेरिलियम बाद में क्या आएगा? बोरोन बाद में। कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके सिलिकॉन, फास्फोरस। उसके बाद सल्फर। उसके बाद क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पढ़ने का प्रयास किया था? ठीक है चलो बैठ जाइए। अ, आप बताओ। 11 से 20 तक बताओ, 11 से 20 तक। 11 से 20 तक। कहाँ से? इधर पीछे। आप बताओ। 11 से 20 तक बताओ। सोडियम, मैग्नीशियम। हम्म। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद
पढ़ने का प्रयास किया, फिर याद क्यों नहीं हुआ? देखो ये चीज तो याद करनी ही पड़ेगी आपको, ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी, चाहे रट्टे मार के करो चाहे कैसे करो, बाकी तो रट्टे मार के याद करने वाली चीज है, ध्यान रखना ये। और जब तक ये याद नहीं करोगे, छोटा से छोटा इसका क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा, ध्यान रखना ये। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछता नहीं है, फिर भी अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका परमाणु क्रमांक बताइए, ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, अगर याद नहीं है तो आपको। बाद में तो आगे की बात है कि क्या क्या क्वेश्चन निकलेंगे इसमें, नॉर्मल तो। हाँ। हम्म। सिलिकॉन 14, आर्गन 18, 20 में खा गए। दोबारा बताओ। सोडियम। चलो 1 मिनट खड़ा रहे। हाँ इधर से। हाँ आप बताओ। आप बताओ 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। नीलियम मीलियम नीलियम नहीं है। दोबारा बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हम्म। बोरोन। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। नियोन। ठीक है, 10 तक याद है? लिख कर देखा था आपने? लिख कर देखा था क्या आपने? देखो जब तक लिख कर नहीं देखोगे याद नहीं होगा, कितना ही। ठीक है, किसी के अच्छी कैपेसिटी कैचिंग पर अच्छी है तो वो मतलब पढ़ कर भी याद कर सकता है, लेकिन लिख कर अगर याद करोगे तो भूलोगे नहीं, आप ये कंफ्यूज नहीं होगे आप ये, ध्यान रखना। ठीक है। चलो बैठ जाइए आप ये। आप बताओ आगे, जल्दी बताओ। 11 से 20 तक बताओ जल्दी से। 11 से 20 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद आपको पता है कि एलपी कितनी सीट है? 5692 नहीं, 96। और कितने फॉर्म जा सकते हैं? कम से कम 20 से 30 लाख तो जाएंगे कम से कम, लेकिन लगेंगे तो 5692 ही लगेंगे। और वो सोच सकते हो आप कौन से 5692 होंगे? वो कौन सौ 5692 होंगे? वो आप में से ही होंगे, ध्यान, अलग थोड़ी होंगे। और ये चीज ध्यान रखना, जो आपको चीज आएगी वो दूसरों को आएगी, जो आपको नहीं आएगी दूसरों को भी नहीं आएगी। समझ के, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ध्यान रखना ये। ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, जब तक आप एलिमेंट याद नहीं करोगे केमिस्ट्री आपकी अधूरी रहेगी, ध्यान रखना ये आधार होता है। जैसे पहली बार जाता है ना कच्ची, पहले के खड़े सीखने पड़ते हैं, दुए का पढ़ा सीखना पड़ता है, गिनती सीखनी पड़ती है, बारखड़ी सीखनी पड़ती है, तब जाकर आगे की पढ़ाई स्टार्ट। वैसे इसमें भी एलिमेंट याद करने पड़ते हैं आपको, तब जाकर केमिस्ट्री हल होगी आपकी। है इसमें 5 चीजें हल होगी, 5 चीजें एलिमेंट याद करने से, ध्यान रखना ये। ठीक है। अच्छा अगर मान लो कल याद नहीं हुआ तो, क्योंकि 20 तो और लिखवा दूंगा, 40 हो जाएंगे। 20 कल वाले और 20 आज वाले 40 हो जाएंगे। तो अगर कल याद नहीं हुआ तो फिर क्लास में एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। क्लास में एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, अगर इसको याद नहीं है उसको क्लास में नहीं बैठने दूंगा, ध्यान रखना ये। ठीक है। तो कल याद करके आएगा। क्या नाम है आपका? चेतन। अब देख लो, चेतन सभी के सामने बोल रहा है कि कल याद करके आऊंगा मैं ये। और अगर याद करके नहीं आएगा तो, अगर याद करके नहीं आया तो खुद बोल कर बता। ठीक है चलो बैठ जाओ। हाँ आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण याद करके आएगा कितने तक? 40 तक। और याद नहीं हुआ तो हो जाएगा, पूरा विश्वास है? चलो बैठ जाइए। हाँ आपका नाम? रविंद्र। याद हो जाएगा? क्या हुआ? योगेंद्र। याद हो जाएगा? ठीक है चलो बैठ जाइए। आपको भी याद? आपको अगर याद में सबसे पहले आपसे सुनूंगा, ध्यान रखना, आप दोनों सबसे पहले सुनूंगा, ध्यान रखना ये। आपका नाम क्या? सरवण। और आपका? सुखी सिंह। दोनों से सुनूंगा, ध्यान रखना, सबसे पहले याद करवा देना, भूल जाऊं तो, ध्यान रखना। चलो बैठ जाइए। तो हमने लास्ट, देखो लास्ट में 10 मिनट बता देना, मैं लिखवा दूंगा 20 तक, वो लास्ट 10 मिनट में। ठीक है। हमने लास्ट क्या पढ़ा बताओ? अच्छा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात की, थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं। एक तो हमने बात की थी एटॉमिक नंबर की। किसकी बात की थी? एटॉमिक नंबर की बात की थी। एटॉमिक नंबर, जिसको आप बोलते हो परमाणु क्रमांक बोलते हो, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा था, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, यानी
नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता है कि न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। यानी अगर हम उदासीन परमाणु की बात करें, उदासीन का मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, तो इसमें जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप पढ़ चुके हो कल। ठीक है, फिर हमने बात की एटॉमिक मास। अच्छा, इसको हम दर्शाते हैं वैसे जेड से। फिर हमने बात की थी एटॉमिक मास की बात की थी, या उसको बोलते हैं न्यूक्लियस नंबर भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। यानी हिंदी में उसको परमाणु भार बोल दो, परमाणु बाहर बोल दो, या उसको बोल दो द्रव्यमान संख्या। तो ये क्योंकि ये चीज याद होगी तो आपका समभारिक समस्थानिक वो भी याद हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन योग का योग जो होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु भार, जिसको हमने दर्शाया था ए से। और इसका एग्जाम्पल भी बताया था, जिस तरह से कोई एक्स एलिमेंट है तो पैर में जेड और ऊपर सिर पर भार यानी ए आएगा, समझ गए। और इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन 8 है तो इसका परमाणु भार 16 है। इसका मतलब ए तो क्या हो गया इसका 16, और जेड हो गया इसका परमाणु क्रमांक हो गया। ये जेड इसका भार और ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मतलब या तो ऐसे लिख सकते हो आप ये कि ए में से क्या माइनस करो, जेड, तो बचेगा न्यूट्रॉन बचेगा। इसका मतलब इस 16 के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही है, समझ गए। अब इसमें प्रोटॉन तो पैर में है कितने, और न्यूट्रॉन ज्ञात करना, इन दोनों में से इसको निकाल देना, इस दोनों के योग में से इसको निकाल देना। तो इसका योग 16, 16 में से इसको निकालो, ये कितना 8 है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ के बात ये हम कल पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। समझ गए, ये बात पढ़ते हैं हम, ये समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्री की बात करते हैं हम। ये देखो, समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप। देखो पहले मैं शॉर्टकट परिभाषा बताऊंगा इसकी। समबारिक, समबारिक इसको बोलते हैं आइसो बार, और एक आएगा सम न्यूट्रिक जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन, आइसोटोन। एक सम इलेक्ट्रॉनिक अलग से पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना। तो एक बात बता रहा हूं, नाम पढ़ो, सम समान होता है, सम समान, सम समान। स्थान हो गया इसमें, इसका मतलब स्थान समान होगा। अब किसी भी एलिमेंट का स्थान से मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पर आता है वो उसका स्थान होता है, समझ गए। जैसे आपने 20 तक पढ़े, उनका 20 तक अलग अलग स्थान है। जैसे एक पर हाइड्रोजन उसका स्थान 1 हो गया, नियोन 10 पर उसका स्थान 10वां हो गया, कैल्शियम 20 पर उसका स्थान 20वां हो गया। ठीक है, तो स्थान समान, और जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी। समझ के बात, ये समझ के बात है भी। इस शब्दों में पकड़ो, सम स्थान, स्थान समान, किसी भी तत्व का स्थान से मतलब होता है उसका परमाणु क्रमांक, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक से मतलब होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। समझ के बात, ये जितने प्रोटॉन उतना उसका स्थान माना जाएगा। ठीक है, समबारिक में भार समान। अब भार होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, जिसको हम परमाणु भार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। परमाणु भार का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसमें परमाणु भार समान होगा, नाम से स्पष्ट है। और सम न्यूट्रिक में, सम न्यूट्रिक का मतलब होता है इसमें न्यूट्रॉन समान होंगे। तो एक बात देखिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइनों से क्वेश्चन बनेगा। जैसे P का मतलब प्रोटॉन, और P और N का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, जिसको हम परमाणु भार मानते हैं, और N का मतलब है न्यूट्रॉन। समबारिक में देखो, इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग और न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में होते हैं
ऑप्शन नंबर 1 आएगा केवल प्रोटॉन समान। ऑप्शन नंबर 2 आएगा प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन समान। ऑप्शन नंबर 3 आएगा प्रोटॉन समान बाहर असमान। इस तरह से शब्द बन जाएंगे। तो एक बात बता रहा हूं, जो चीज पूछ रहा वो तो समान होगी, बाकी दोनों अलग होगी। जो चीज पूछ रहा वो तो समान होगी, बाकी दोनों चीज क्या होगी, अलग होगी। जैसे समस्थानिक में स्थान समान होगा, बाकी दोनों अलग होंगे। समभारिक में भार समान होगा, बाकी दोनों ये अलग होंगे। समन्यूट्रिक में न्यूट्रॉन समान होगा, बाकी दोनों ये क्या होंगे, अलग होंगे। ध्यान रखना। ये कई बार परिभाषा में से तो लिखा होता है बुकों के अंदर कि समस्थानिक में प्रोटॉन समान होते हैं, जबकि परमाणु भार क्या होता है, असमान होता है। न्यूट्रॉन की बात नहीं करता साथ में, वो ध्यान रखना। ये तो ये बता रहा हूं जिसमें एक चीज समान बाकी दो अलग। जैसे समस्थानिक में प्रोटॉन समान, ये दोनों क्या रहेंगे, असमान। समभारिक में भार समान, ये दोनों क्या रहेंगे, असमान। समन्यूट्रिक में न्यूट्रॉन समान, ये दोनों क्या रहेंगे, असमान रहेंगे। ये परिभाषा बनेगी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये अब परिभाषा बताऊं मैं तो समस्थानिक की बात करें कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। परिभाषा बन गई। दूसरी बात, सिंपल भाषा में बताऊं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, बंदा एक होगा, विलंब में रोल उसके 3 होंगे। बंदा एक ही होगा, उसके रोल होंगे 3। या फिर जैसे मान लो किसी का नाम होता है, जैसे मान लो जैसे राकेश है, अब उसको राक्य भी बोलते हैं, राकुड़ा भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा? किसी नाम दिनेश है, दीनिया, दिनेश, दिनुड़ा, ऐसा बोलते हैं नहीं? बंदा तो एक ही नहीं वो, लेकिन उसके नाम अलग अलग पुकारते हैं उसको। उसी प्रकार समस्थानिक में ऐसा ही होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पता है आपको? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बंदा तो एक ही है, लेकिन इसके रोल अलग अलग होंगे। एक तो होगा प्रोटियम, एक होगा ड्यूटीरियम, एक होगा ट्राइटियम होगा। तो प्रत्येक तो तीनों का एक ही आ रहा है ना, हाइड्रोजन आ रहा है। और हाइड्रोजन का नंबर कितना, तो एक होता है नहीं? तो सभी के पैर में देखो एक एक लगा हुआ है। समझ गए बात? ये परिभाषा बन गई। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है और सिर्फ भार जो है वो क्या है, अलग अलग होता है। समझ गए बात? ये इसको हम बोलते हैं समस्थानिक। समझ गए? जैसे हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के भी 3 है। ऑक्सीजन 16, 17, 18। कार्बन के भी 3 है, 12, 13, 14। समझ गए? तो अलग अलग समस्थानिक होते हैं। दूसरी बात, समभारिक में और इसके अंदर परिभाषा में क्या डिफरेंस है, आप बताना। मैं बोल रहा हूं एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, फर्क है नहीं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु। अब तत्व भी भिन्न भिन्न आ गए नहीं, लेकिन वहां तो एलिमेंट एक ही था, उसके रोल अलग अलग थे। यहां पर बंदे भी अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। समझ गए? इसको हम बोलते हैं समभारिक। और इधर भी बंदे अलग अलग ही होंगे, ध्यान रखना। ये समझ गए बात? ये तो अब मैं परिभाषा से आपको बता रहा हूं। आप पॉइंट डालो, समस्थानिक परिभाषा लिखो। समस्थानिक, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया है। पॉइंट डालो, समस्थानिक लिखो। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या असमान होती है। जबकि द्रव्यमान संख्या असमान होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या असमान होती है। अच्छा, मैं कभी कभी द्रव्यमान संख्या के अलावा इसको और क्या बोल सकता हूं? द्रव्यमान संख्या असमान होती है, क्या बोल सकता हूं? परमाणु भार बोल सकता हूं। समझ गए बात? ये यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु या वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगी, समान, और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होगी, असमान। क्या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी असमान होगी?
न्यूट्रॉन संख्या भी क्या होगी, असमान होगी। समझ गए। अब देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं समस्थानिक के। देखो जैसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। सारे एक्टिव हो, एक्टिव सारे क्या पूरे फॉर्म में हो, पूरे फॉर्म में हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज तो नहीं आ रहा किसी को, ठीक है, नाक रहे हो सभी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो सबसे क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले प्रोटियम, क्या है प्रोटियम। फिर आता है ड्यूटीरियम, क्या आता है ड्यूटीरियम। और फिर आता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। राइटिंग समझ आ रही है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम किसके समस्थानिक है बताओ। तो तीनों का प्रतीक तो हाइड्रोजन ही होगा, तीनों का प्रतीक तो H ही होगा नहीं, ठीक है। फिर समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये होता है नहीं। तो प्रोटॉन होता है कि उसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक सिर पर लगता है पैर में, पैर में लगता है। तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो एक ही होगा। समझ के बात ये। फिर हमने बात की कि इसकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो अलग अलग कैसे, इसका एक होता है परमाणु भार, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। अब यहां से देखिए आप, अगर आपसे पूछे इसमें प्रोटॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो प्रोटॉन यहां पर कितना है एक, यहां पर कितना है, प्रोटॉन तो एक ही होगा, यहां पर कितना है एक, तभी तो समस्थानिक बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा यहां पर, एक यहां पर, क्योंकि उदासीन एटम के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। आपको न्यूट्रॉन देखना है तो बताओ न्यूट्रॉन यहां पर कितना है, जीरो, जीरो। मैंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, और भार आता सिर पर, एक और जीरो का योग कितना आएगा, एक आएगा। रियल हाइड्रोजन 97% ही होता है। यहां पर न्यूट्रॉन कितना आएगा एक, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, भी भार जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग ही होता है। यहां पर कितने होंगे न्यूट्रॉन, योग कितना आया 3 आया। समझ के बात ये। दूसरी बात, दूसरी बात, यहां पर देखिए आप कि ड्यूटीरियम को बोलते हैं भारी जल, क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। इसको बोलते हैं भारी जल, क्या बोलेंगे, दिखाई दे रहा कलर ये ठीक है। इसको बोलेंगे भारी जल, हैवी वाटर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा D2O, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो जाएगा। मतलब भारी जल का यूज क्या होता है, भारी जल का यूज क्या होता है, हाँ ड्यूटीरियम ऑक्साइड। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या को कम करने के लिए किसका यूज होता है, हम्म, दो बात होती है, मंदक मॉडरेट के रूप में ग्रेफाइट, और जिसको हम बोलते हैं कैडमियम की छड़, बोरोन की छड़ यूज करते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय जो, या फिर नाभिकीय विखंडन में मान लेते हम ये, न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसके अंदर मान लेते हम ये। देखो दो चीज आती है, एक तो आएगा जिससे भारी जल यूज करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, और एक न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, दो अलग अलग बात होती है, ध्यान रखना ये, समझ गए। तो गति को धीमा करने के लिए यूज होता है भारी जल, और संख्या कंट्रोल करने के लिए कैडमियम बोरोन की छड़ें यूज होती है, कंट्रोल रोड्स इसको बोलते हैं। समझ गए बात ये, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका
अणु भार जो होता है, भारी जल का अणु भार जो होता है वो होता है कितना, 20 होता है। कितना होता है? इसका अणु भार 20 होता है, ध्यान रखना ये। और इसका यूज करते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलन के रूप में। शीतलन के, भारत में भारी जल संयंत्र बोर्ड जो है नहीं, वो भारत में मुंबई में है और राजस्थान में कोटा में, ध्यान रखना ये। ठीक है, यानी साधारण जल के 5000 भाग में से एक भाग भारी जल होता है, और भारी जल का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो साधारण जल से ज्यादा होती है। समझ गए? घनत्व ज्यादा होता है उसका ये। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्राइटियम। सबसे हल्का, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव समस्थानिक। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव। आप में से पहले जिसने मेरे से साइंस पढ़ी, कौन है आप में से पहले पढ़ी है? एक आपने आपने पढ़ी है पहले आप? ठीक है, देखो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा बताओ? ट्राइटियम है। पहले इनको उतारो, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक पर एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको उतारो पहले आप। ट्राइटियम में यूज करते हैं, एक तो क्या करते हैं वाहित अम्ल में प्रदूषण का पता लगाने में, वाहित अम्ल में जैसे नालियां वगैरह उसमें प्रदूषण का पता लगाने में। एक होता है पाइपों के रिसाव का, पाइप पे लीकेज वगैरह होता है, उनका रिसाव का पता लगाने में ट्राइटियम समस्थानिक यूज करते हैं। हाँ यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। लिख लिया? क्लास में फोन यूज मत करो, क्लास में आपको बोल रहा हूँ, क्लास में लाउड नहीं है। क्लास में एज ए टीचर स्टूडेंट का व्यवहार होना चाहिए, ध्यान रखना ये। हाँ इधर कौन सा? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है वो ट्राइटियम है। कौन सा है? ट्राइटियम है। प्रोटियम को नहीं, इसका प्रोटियम ही बोलते हैं, इसको इसको प्रोटियम ही बोलते हैं। क्योंकि कुछ चीजों की केमिस्ट्री होती है, कुछ की केमिस्ट्री होती नहीं है, केमिस्ट्री होती नहीं कुछ चीजों। केमिस्ट्री का मतलब क्या? उसकी प्रॉपर्टीज, गुण। आप में से भी किसी केमिस्ट्री होगी, आप में केमिस्ट्री है क्या? आप में खुद में है क्या? हाँ सुखीराम, केमिस्ट्री है आप में? केमिस्ट्री नहीं आप में? केमिस्ट्री मतलब होता है कि कुछ आप में गुण ऐसे होंगे, पढ़ने का, पढ़ने में इंटरेस्ट आपका, गुण है ये, केमिस्ट्री होगी आपकी। किसी गली में घूमने का गुण होता है, वो केमिस्ट्री होगी इसकी। समझ गए? गुणों, देखो प्रॉपर्टीज को केमिस्ट्री बोलते हैं। समझ गए? उतार लिया सभी ने? ठीक है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल और बताऊं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इस तरह से ऑक्सीजन के समस्थानिक कार्बन के भी होते हैं, जैसे कार्बन 12, 13, 14, 15, 16 विशेष चल रहा है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो समस्थानिक समझ गए क्या सभी? हाँ आपका नाम क्या? संजय। संजय बात बन गई? कुछ बनी है या बिल्कुल नहीं बनी? देखो संजय, जब तक प्रोटॉन नंबर आप वो लाइन पकड़ लो, प्रोटॉन नंबर होते ही क्या है, वो इतनी लाइन पकड़ लो आप ये, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, उतनी लाइन पकड़ लो आप ये। यानी संजय बता, प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं? हाँ,
तो तुम बोल रहे नहीं, समझा नहीं। पजल, थोड़ा पजल पजल है, सुनो। हाँ, अच्छा परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो आपने बोला वही होता है, जो आपने बोला वही होता है। सब कुछ पता है लेकिन थोड़ा सा कि माइंड अपडेट नहीं हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रही है। माइंड को भी अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो, आईक्यू किससे बनती है? आईक्यू बताओ, आईक्यू किससे बनती है? बादाम खाने से। तो बताओ, आईक्यू बनती है कि उस आपकी कैचिंग पावर क्या है। आप उस चीज को कितने टाइम तक, एक मिनट से लेकर घंटों से लेकर दिन से लेकर महीनों तक कितने टाइम तक याद कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। समझ गए? आप पर डिपेंड करेगा कैचिंग पावर क्या आपकी है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर पढ़ोगे तो बात बन जाएगी, हल्के मन से पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा माइंड में तनाव आना चाहिए, स्ट्रेस आना चाहिए, ध्यान रखना के अंदर आपकी एनर्जी थोड़ी सी बर्न होनी चाहिए आपकी। जब बड़े खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस वो नहीं है। एक तनाव और प्रकार का होता है, जो किसी की जिज्ञासा। अब पढ़ रहे हो और किसी का फोन नहीं है, टेंशन में बंदा, अब वो टेंशन है वो। समझ गए बात? ये रूम पर खाना नहीं बना, टेंशन है। समझ गए? रूम की सफाई नहीं, टेंशन है। वो टेंशन देखो, इसमें थोड़ा स्ट्रेस की ये चीज जो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकान महसूस होनी चाहिए आपको ये। और थकान तभी महसूस होती है जब आपका दिमाग खपत होता है माइंडली। समझ गए? और दिमाग खपत होगा तो आपकी ऊर्जा बर्न होगी, एनर्जी बर्न होगी, और 2-4 घंटे बाद आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात? ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आपका सेरेब्रम भाग यानी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें ढंग से डाटा सेव कर लिया, और अगर आप बाद में भूल भी गए 2-4 महीने के बाद, और ढंग से आपने उसको प्रोसेसिंग कर ली, मनन कर लिया उसका, तो बिल्कुल आउटपुट निकलेगा आपका ये। कई बार आपने देखा, एग्जाम दे रहे हो आप, ये किसी ऑप्शन पर आपको कंफ्यूजिंग होती है। अब ऑप्शन पर जिस बंदे को चारों ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग नहीं है उसकी, ध्यान रखना ये। समझ गए? वो तो फिर वो तुक्के मारने मजे ले रहा है वो ये। समझ गए बात? ये हमेशा पजल होता है दो ऑप्शन पर, हो सकता है थोड़ा थोड़ा तीसरा ऑप्शन भी टांग डाल देगी। तो फिर आप क्या करते हो? जैसे आप पढ़ते हो, बैठे हो, अगर ढंग से तैयारी की, आप क्या करते हो? यार ये पढ़ा था, ऐसा करते हो नहीं आप? अंगुली ऐसी जाती नहीं आप? ऐसा यहाँ क्यों अंगुली यहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपके याद करने का जो सिस्टम, वो यही होता है आपका। समझ गए? सेरेब्रम जो होता है, और इसमें आपने जो डाटा सही सेव कर लिया, आपने फोल्डर को आपने सही सेव किया, उस फोल्डर के अंदर चीजें, और कभी भी जरूरत पड़ी आपको, और उसमें आपने सही दिमाग लगाकर उसको प्रोसेसिंग किया आपने ये, तो जरूर आपका आउटपुट निकल कर आएगा। लेकिन आपने इनपुट ही ढंग से नहीं किया तो आउटपुट कहां से आएगा? समझ गए बात? ये तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। सेरेब्रम में कचरा नहीं रखना है, सेरेब्रम को थोड़ा स्पेस रखना है, ताकि उसमें चीज सारी आ जाए। सेरेब्रम क्या होता है? याददाश्त का भाग होता है ब्रेन का आपका ये। समझ गए? ठीक है। तो संजय कुमार, समस्थानिक फिर बता रहा हूँ, समस्थानिक में केवल और केवल प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में स्थान समझ आना। स्थान किसी तत्व का उसका परमाणु क्रमांक होता है। किसी अभी तो ये तो बताया मैंने 30 मिनट तक। समस्थानिक में होता है जिसका स्थान समान। स्थान का मतलब होता है उस तत्व का परमाणु क्रमांक। 1 नंबर पर है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु भार अलग है। परमाणु भार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु भार प्रोटॉन, मैंने बोला भार सिर पर आएगा, जो सिर पर चीज होगी भार होगी वो, और उस पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होगा। समझ के बात? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, एक बात समझो, आपने कोई भार उठाया सिर पर, जैसे कोई थैला है, तो दोनों हाथ से ऐसे उठा कर रखोगे आप, ये ऐसे रखोगे आप ये। समझ गए? ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, दोनों का योग है यहाँ पर परमाणु भार। समझ गए बात? ये अब क्या करना है, सुनो। प्रोटॉन में योग है, ठीक है, उसको परमाणु भार बोलते हैं। फिर मैंने ये भी बात बताई कि पी से प्रोटॉन, पी से पेर, पेर में जो होगा वो प्रोटॉन होगा। वो क्या होगा? प्रोटॉन होगा। सिर पर क्या होगा? भार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होगा? भार होगा। समझ गए बात? ये ठीक है। और पैर में क्या होगा? प्रोटॉन। बीच में क्या होगा? न्यूट्रॉन। पैर वाली चीज इस भार में से निकाल दो, बीच में न्यूट्रॉन बचेगा। समझ गए बात? ये याद हो जाएगा? ठीक है। हम पढ़ेंगे समभारिक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक लिखो। कुछ महत्वपूर्ण समस्थानिक, कुछ महत्वपूर्ण समस्थानिक लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक लिखो।
कुछ महत्वपूर्ण समस्थानिक लिखो। जो पढ़ा रहा हूं बात समझ आ रही है? देखो समझोगे तो समझ आएगी, नहीं समझोगे समझ नहीं आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सम बारीक में लिखो, सॉरी इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक है। पहला लिखो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 यानी 60, CO60। याद कैसे करोगे? सुनो, कोबाल्ट 60 और 60 से बनती है गांठ, और गांठ बनती है कैंसर रोग में। ट्यूमर तो कैंसर में बनती है। टाइफाइड में ट्यूमर बनती है क्या? हैजे में ट्यूमर बनती है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूज करते हैं कैंसर रोग के उपचार में। लिख लो, कोबाल्ट 60 का चिकित्सा में यूज होता है कैंसर रोग के उपचार में। कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर रोग के उपचार में। लिख लिया? ठीक है, फिर लिखो आयोडीन 131, आयोडीन 131, आई 131। अब कोबाल्ट 60 से गांठ गांठ बनी कैंसर रोग में, तो आयोडीन का संबंध कौन सी ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। तो लिखो थायराइड कैंसर का पता लगाने में, थायराइड कैंसर का पता लगाने में, हाँ यहां लिख रहा हूं, थायराइड कैंसर का पता लगाने में। समझ गए बात? ये फिर आता है फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, P32। अब एक बात समझो, फास्फोरस का संबंध आपके शरीर के किस अंगों से है? दांत हड्डियों से? हड्डियों से नहीं। तो फास्फोरस का संबंध हड्डियों से, इसका हड्डी रोगों का पता लगाने में, अस्थि रोगों का पता लगाने में। लिखो अस्थि रोगों का पता लगाने में, अस्थि रोगों का पता लगाने में, अस्थि रोगों का पता लगाने में। संजय बात बन रही है? ठीक है। तो फास्फोरस 32 यूज करते हैं अस्थि रोगों को पता, ऐसे याद करोगे कोबाल्ट 60 से गांठ बनी, गांठ कैंसर में। आयोडीन 131, आयोडीन का संबंध थायराइड ग्रंथि से होता है, तो थायराइड कैंसर का पता लगाने में। फास्फोरस का संबंध हड्डियों से होता है, तो हड्डी रोगों का पता लगाने में। ये समझ गए बात? ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सोडियम 24, सोडियम 24। देखो रक्त के थक्के का पता लगाने में, रक्त परिसंचरण का पता लगाने में, ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने में, या रुधिर वाहिनी आई गड़बड़ियों का पता लगाने में। यानी रक्त के थक्के का, रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 का यूज करते हैं। फिर आएगा यहां पर कार्बन 14, जीवाश्मों की आयु निर्धारण में, जीवाश्मों की आयु निर्धारण में, जीवाश्मों की आयु निर्धारण में कार्बन 14 का यूज करते हैं। एक और लिख रहा हूं मैं, पारा 203, पारा 200, पारा किसको बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं। पारा किसको बोलते हैं? और मरकरी का प्रतीक क्या है? Hg। अब इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि दिमाग गर्म होता है अपना, गुस्से में हम बोलते हैं इसका पारा चढ़ा हुआ है, ऐसा बोलते नहीं। और पारा चढ़ने का संबंध किससे लेते? हम ब्रेन से तो लेते हैं कि दिमाग गर्म है इसका, ऐसा बोलते नहीं। तो ब्रेन ट्यूमर, दिमाग का मतलब ब्रेन, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में याद हो जाएगा। पारा का संबंध हो गया, मान लो गुस्सा आ गया, पारा चढ़ गया, ब्रेन गर्म हो गया, ब्रेन में ट्यूमर बढ़ गई,
तो पारा 203 का यूज करते हैं, समझ गए। यानी मस्तिष्क में अर्बुद, अर्बुद का मतलब होता है गांठ, और मस्तिष्क में तो बोल देंगे ब्रेन ट्यूमर, समझ गए। अर्बुद यानी ट्यूमर जिसको हम गांठ बोलते हैं, अर्बुद का पता लगाने में, एक बात बताऊं, गांठ भी दो प्रकार की होती है, ट्यूमर भी दो प्रकार की होती है। कोई बता सकता है ट्यूमर दो प्रकार की, कोई बता सकता है क्या? एक तो कैंसर की ट्यूमर, एक नॉर्मल ट्यूमर। नॉर्मल ट्यूमर को आप बोलते हो रसोली, सुना आपने नाम। और कैंसर ट्यूमर कैंसर की गांठ होती है, समझ के बात ये। तो नॉर्मल ट्यूमर और कैंसर ट्यूमर फर्क ये है, कैंसर वाली खतरनाक होती है, नॉर्मल खतरनाक नहीं होती है। अगर मान लो यहाँ कोई रसोली निकली है मान लो, तो वो धीरे धीरे वृद्धि करेगी, मतलब उसको 20 30 50 साल लग जाएगी, इतनी बड़ी होगी वो, या इतनी बड़ी होगी। लेकिन कैंसर ट्यूमर तेजी से वृद्धि करने वाली होती है, समझ के बात ये, और हानिकारक भी होती है। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। और कैंसर होता क्यों, को बता सकता है कैंसर क्यों होता है आपके शरीर में, क्यों होता है बताओ, कैंसर होता क्यों है? कैंसर एक जीन के कारण होता है, उसका नाम ओंकोजीन है, और वो जीन आपके प्रत्येक कोशिका में होता है, ध्यान रखना। ये ओंकोजीन, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी, और जिस जीन से कैंसर होता है उसको बोलते हैं ओंकोजीन। और ये जीन आपके बॉडी की प्रत्येक सेल में होता है, ध्यान रखना। ये आपके बॉडी की प्रत्येक एवरी सेल में प्रेजेंट होता है ये, लेकिन इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, समझ गए। और इस पर किसी रेडिएशन का प्रभाव, किसी केमिकल का प्रभाव, या किसी चीज का प्रभाव, इधर ध्यान दो भाई साहब, फोन चला रहे बाप, ध्यान रखना। इस चीज को सबसे पहले पकड़ दो, क्लास में फोन अलाउड नहीं होते, पहले बताया तुम। देखो आपको चीज आ रही है, वो आपके पास है फोन, तो आप घर पर चेक यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। ये क्लास में फोन मत चलाओगे, पहले बताया तुम आपको। ये इस चीज को सबसे पहले पकड़ता हूँ मैं, ध्यान रखना। ये तो अभी तो क्या है कि आप 40 50 में 150 200 के अंदर बता देता हूँ पीछे वाला फोन चला रहा है, पहले बता देता हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो ये जीन जो होता है आपकी बॉडी में, कुछ पढ़ने के लक्षण लेकर आओ आप, कुछ पढ़ने के लक्षण बनती है आपके अंदर। ये एलपी रेलवे का एग्जाम से कोई एग्जाम ऐसे फाइट नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। ये एक बात बता देता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। रेलवे का एग्जाम देगा, ऐसे बंदे एग्जाम देगा जो मैथ पढ़ा रहा है, जो रीजनिंग पढ़ा रहा है, समझ गए। ये ऐसे बंदे हैं जो, अगर मान लो मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 है, 20 है, तो ऐसा बंदा, ऐसे बंदे भी होंगे पूरे भारत में से कि 20 में से 19 20 तो 20 19 तो कर ही सकते हैं वो। ऐसे भी बंदे मिल जाए एक्सपर्ट, ये अपना नंबर कब आएगा। लेकिन ये पढ़ाई में ऐसा होता नहीं है, पढ़ाई में ऐसा होता नहीं, उसको आ रहा था उसका ही सिलेक्शन होगा, हमारा ऐसी बात नहीं है। आपका भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। देखिए बात बता रहा हूँ, कुछ नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, बता देता हूँ, क्योंकि हमारी एज ऐसी होती है, हमारे में से हार्मोन से होता है, जो हम बता रहे हैं वो चीज थोड़ा एक्सेप्ट जल्दी कर नहीं पाते हम। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो अर्बुद यानी पारा 203 का यूज करते हैं मस्तिष्क में अर्बुद का पता लगाने में, समझ के बात ये, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ बात समझ आ रही है, रिपीट कीजिए जल्दी से। कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे, आयोडीन 131 का, फास्फोरस 32 का, सोडियम 24 का, कार्बन 14 का, पारा 203 का, अर्बुद का पता लगाने में। फिर रिपीट कीजिए जल्दी से, बिना देखे हुए। कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे कैंसरों के उपचार में, आयोडीन 131 का यूज होगा थायराइड कैंसर का पता लगाने में, फास्फोरस 32 का यूज होगा अस्थि रोगों का पता लगाने में, सोडियम 24 का यूज होगा रक्त का थक्के का पता लगाने में, और पारा 203 का यूज होगा मस्तिष्क में अर्बुद का पता लगाने में। समझ के बात ये, समझता नहीं, क्लियर, ठीक है। फिर लिखो संभारिक, क्या लिखो, संभारिक। हाँ ये बता रहा हूँ, वो जीन वाली बात बता रहा था मैं। देखो आपके कैंसर जीन की बात, ऑन्कोजीन आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल में होता है, समझ गए। ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। ऑन्कोजीन जो है, जैसे वो रेडिएशन का प्रभाव हो गया, कोई केमिकल का प्रभाव हो गया मान लो, ये उसके वजह से वो जीन कहीं ना कहीं सेल में जाकर वो एक्टिव हो जाता है। तो फिर क्या करता है, वो आसपास की सेल पर प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है ये, और धीरे धीरे इनकी तेजी से वृद्धि होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं
ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। वैसे नहीं होता एक्टिव है, क्योंकि अब पूरी बॉडी के प्रत्येक सेल में तो फिर तो कैंसर ही होगा जन्म से ही। लेकिन ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है किसी रेडिएशन का, कोई केमिकल का, या फिर जैसे मान लो कई बार तो क्या होता है, जैसे एक बात, जैसे एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, या कोई और चीज करवाते हैं, उसकी वजह से भी एक्टिव हो सकता है ये। समझ के बात ये जैसे जेनेटिक सिंड्रोम होता है, जेनेटिक सिंड्रोम जो होते हैं वो इस रेडिएशन के प्रभाव से होते हैं, केमिकल के प्रभाव से होते हैं, एनवायरनमेंट के प्रभाव से हो जाते हैं वो ये, जिस कारण जीन में डिफेक्ट आ जाता है। और जीन में परिवर्तन होना आपको पता है कि उसके जीव में लक्षण में चेंजिंग तो आएगी आएगी। समझ के बात ये। तो इस कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल में होता है जो ऑन्कोजीन होता है। और कैंसर 3 टाइप के होते हैं, कार्निसोमा, सार्कोमा और ब्लड कैंसर, इसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। सबसे ज्यादा होता है वो कार्सिनोमा कैंसर होता है, जो मुंह का हो सकता है। जैसे मान लो कोई बोलता है जर्दा या गुटखा खाने से कैंसर मुंह में हो जाता है। अब गुटखा या जर्दे में केमिकल होता है, पता है एल्कोइड्स होते हैं। हो सकता है कि वो एल्कोइड या जो केमिकल है वो आपके मुंह के अंदर, उस सेल के अंदर उस जीन को एक्टिव कर दिया उसने ये, ठीक है, और वो जीन एक्टिव हो गया, इसके अंदर गलत प्रभाव डालने लग गया। समझे। और चीज जैसे मान लो कोई और, जैसे कोई नशे की चीज ले रहा है, उसकी वजह से भी वो एक्टिव हो सकता है वो ये। कहते नहीं है, नशा करता है कैंसर हो गया इसमें, ठीक है, जर्दा लगा रहा कैंसर हो गया उसके अंदर ये। कहीं कारखाने में काम करा तो उसकी वजह से कैंसर हो गया उसके अंदर ये। स्मोक करने से क्या होता है, फेफड़ों कैंसर हो गया उसमें, स्मोक की वजह से जीन एक्टिव हो गया ये। बहुत सारे कारण बन सकते हैं, इसके ध्यान रखना ये, ठीक है। तो देखो समबारिक, समय बारिक, आइसो, लिखो परिभाषा, लिखो इसकी, लिखो लिखो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो असमान होती है, भिन्न भिन्न तत्वों वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो असमान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब द्रव्यमान संख्या या परमाणु बार भी बोल सकते हैं, दोबारा बोल देता हूं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो असमान होती है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो असमान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। जबकि द्रव्यमान संख्या या परमाणु बार बोल दे, एक ही बात है, ठीक है, वो समान होते हैं। और अगर लिखना चाहते हो नॉलेज के लिए, लिख सकते हो न्यूट्रॉन की संख्या भी असमान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, असमान होती है। तो परिभाषा में डिफरेंस आ गया समस्थानिक और समबारिक की। वहां क्या था, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, यहाँ है भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु। समझ के बात ये। तो ये डिफरेंस आ गया डेफिनेशन के अंदर। ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो एक तो है कार्बन 14, एक है नाइट्रोजन 14। समझ गए क्या हुआ, यस सर बोला क्या, हाँ, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये क्या है संजय कुमार, पैर में लगा हुआ है प्रोटॉन, प्रोटॉन है। परिभाषा में क्या लिखा बोलकर बताओ, परिभाषा में क्या लिखा है, भिन्न भिन्न तत्व, निम्न नहीं, भिन्न भिन्न। इधर देख, अब 6 और 7 ए समान ही है, या तो दोनों 6 होना चाहिए, तब तो समस्थानिक की बात हो जाती। अब ये क्या हो गया, समान हो गया। फिर क्या लिखा, आगे पढ़कर बता, द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऊपर जो लगा होता है वो द्रव्यमान संख्या परमाणु भार एक ही चीज होता है, वो क्या दोनों में समान है। फिर देख लो प्रोटॉन यहाँ पर कितने बताओ, कितने प्रोटॉन, आवाज नहीं, कितने प्रोटॉन बताओ, यहाँ पर कितने, 7। न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए बाहर में से पैर वाली चीज हटा दो, तो 14 में 6 निकालो, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। हमने परिभाषा क्या लिखी कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या असमान होती है,
द्रव्यमान संख्या समान होती है, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी असमान होते हैं। परिभाषा बन गई है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, भिन्न भिन्न तत्व आ गई है। तो सिलिकॉन कितने पर आता है, ये कितने पर आता है, सॉरी ये एग्जांपल सम न्यूट्रिक का होगा, ये एग्जांपल है सम न्यूट्रिक का होगा, ये लिख रहा हूं मैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन कितने पर आता है और ये कितने पर आएगा, ये कितने पर आएगा, 20 पर आएगा। और तीनों में जो परमाणु भार होता है 40, 40 और 40 होता है। अब ऐसा क्वेश्चन में खुद क्वेश्चन नहीं, ऐसी लिख कर देगा वो, ये किसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख कर देगा वो। ये प्रोटॉन कितने बताओ, यहां पर, यहां पर न्यूट्रॉन यहां पर कितने बताओ, 22, यहां पर है, यहां पर है 20। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या असमान और द्रव्यमान संख्या समान होती है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, असमान होती है, उसको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, अब संजय कुमार फिर समझ ले, समस्थानिक में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या असमान होती है। यहां देखो तीनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तीनों में अलग अलग शब्द लिखे हैं, समझ गए बात ये, ठीक है। तो इस तरह से समभारिक के अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, समझ गए बात ये, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल तो कितने बना सकते हो, दोनों एग्जांपल लिख लो आप, ये पढ़ोगे तो सही रहेगा। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत तकड़ी, हाँ पूछ। हम्म हम्म हाँ, ये मैंने कल भी बात बताई थी। मैंने बोला आपका तत्व जो होता है वो परमाणु के फॉर्म में, अणु के फॉर्म में, दोनों में होता है। अब देखो हाइड्रोजन और H2 पीरियोडिक टेबल में ऐसा लिखा मिलेगा और नेचर में आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, समझ गए बात ये, इस कारण वो किसी न किसी रूप में रहता है वो, ये समझ गए बात ये। अब ये है क्या, दोनों हाइड्रोजन के तत्व परमाणु है, इसका मतलब ये तत्व, ये तो एक प्रकार से ये परमाणु के रूप में भी है, और दो परमाणु जुड़ गए तो अणु बन गया, अणु के रूप में भी है ये। पीरियोडिक टेबल में ऐसा होगा, नेचर में ऐसा होगा, समझ गए बात ये, ठीक है। इसलिए हम इसको कहीं पर H2N2O2 लिखते हैं हम ये, ठीक है। कण क्या, कण नहीं, कण छोटा होता है। देखो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर उसको हम परमाणु बोलते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु परमाणु से बना अणु, अब बताओ, यानी अणु क्या हो गया, बड़ा, समझ गए, अणु बड़ी इकाई होगी पदार्थ की, नई इकाई होगी, और कण या परमाणु वो छोटी इकाई होगी, ध्यान रखना ये, समझ गए बात ये। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। हाँ, फिर हम बात करेंगे समय न्यूट्रिक, किसकी बात करेंगे, समय न्यूट्रिक की बात करें। देखो मैं कुछ आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ी आपने। आइसोटोन, आइसोटोन बोलते हैं इसको, आइसोटोन बोलते हैं, आइसोटोन। देखो एक बात बता रहा हूँ संजय कुमार, बात समझा, देखो एक कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है जैसे, और इस कहानी को थोड़ा ढंग से समझना तभी तो बताऊंगा, और थोड़ा इग्नोर कर दिया तो ये कहानी पहले नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ 4 ही शब्दों की कहानी है ये, समझ गए। अब कोई बोलता है कि मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है या कम समझ आ रही है, उस बंदे को कैसे पता है ये बात मुझे कम समझ आ रही है या फिर समझ नहीं आ रही है, उसने इस चीज को समझा तभी तो बोला मुझे कम समझ आ रही है, समझ गए बात ये। तो एक बात समझो, जैसे मान लो एक होता है राजा, समझ गए बात ये, बहुत ही सुंदर होता है वो, अति सुंदर,
और उसका राजा उससे भी सुंदर होता है, सॉरी रानी उससे भी सुंदर होती है उसकी। बात ढंग से सुन रहे हो आप? ये राजा इतना सुंदर होता है, रानी उससे भी सुंदर होती है, कितने हाथ लगाती है वो मेली हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, बात समझ रहे हो आप? ये एक दिन क्या हुआ, दोनों शाम के टाइम राजा और रानी दोनों जा रहे थे, एक जंगल की तरफ जा रहे थे। वहां एक गुफा होती है, शाम के टाइम जा रहे थे, ध्यान रखना। ये बात समझ आ रही है आपको? बस यही बात है, बस यही बात है। इस बात को बड़े गौर से समझ रहे थे आप, ये समझ गए बात? ये इस बात को बहुत तगड़ा दिमाग लगा रहे थे, पता नहीं राजा रानी क्या करने वाले हैं। समझ गए बात? ये इतना दिमाग समझे, एक बार इधर लगा लो, बात बन जाती है। इसका मतलब अपने सोचने की प्रवृत्ति चेंज है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। समझने का प्रयास करोगे बात समझ आएगी, नहीं समझोगे बात समझ नहीं आएगी। समझ गए बात? ये बस इस आधार पर चलो, बात समझ आ जाएगी आप। समझ गए बात? ये ठीक है। तो सम बारीक में लिखो, परिभाषा परिभाषा लिख लिया आपने। अच्छा, सम न्यूट्रिक में लिखो, लिखो भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या, जबकि प्रोटॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। दोबारा बोल देता हूं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होगी, जबकि प्रोटॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रिक कहलाएंगे। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, भिन्न भिन्न परमाणु हो गए। सिलिकॉन कितने पर आता है? 15, 16। प्रोटॉन कितने इसमें? 14, 15। और इसमें न्यूट्रॉन तीनों में 16 16 होते हैं। समझ गए बात? ये तो योग इनका कितना बन जाएगा? 30, 31 और 32। अब थोड़ा ध्यान से बोल पर ध्यान दो। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, आर्गन 18, 40 से क्या था? पोटेशियम, पोटेशियम में 19, 40 से, और कैल्शियम 19 से 20, 20, 40 था ये। तो अब पूछेंगे इनमें से कौन सा आइसोटोन है? बहुत इजी चीज है। जिसमें 8 8 पैर वाली चीज समान होगी वो तो आइसोटोन का एग्जांपल होगा नहीं। जिसमें बार समान होगा वो भी आइसोटोन होगा नहीं। दो ऑप्शन निकल गए, बचेंगे दो ऑप्शन। उन दोनों के अंदर आप निकाल कर देख सकते हो कि इस तरह से लिखा दे दिया, मान इस तरह से लिखा मिलेगा। अब इसमें देखो, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। इस दोनों में क्या थे? ये वाली चीज समान थी, ये वाली चीज समान थी। और इसमें क्या आ गया? अलग अलग चीज है। निकाल कर देख सकते हो, जो चीज सेम आ गई वो आइसोटोन का हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल आराम से संभाल लोगे आप ये। ठीक है, क्योंकि दो तो निकल गए चार ऑप्शन में से ही। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक, समय इलेक्ट्रॉनिक, समय इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। समझ के बात? ये इन सभी में आप इक्वल करो दो इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखना बोल्ड पर, थोड़ा बोल्ड पर ध्यान दो। हाइड्रोजन कितने पर आता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लेकिन अब ये तो क्या प्रोटॉन नंबर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, बराबर ही होंगे। लेकिन हमें तो दो दो सारों में दो इलेक्ट्रॉन करने हैं। हमें तो सारों में दो इलेक्ट्रॉन करने हैं। बताओ कैसे करोगे?
आधी चीज मैंने बता दी, ये चीज लिखी मिलती नहीं एग्जाम्पल में, फिर भी मैंने ये चीज बता दी आपको। भाई इनमें हाइड्रोजन 1 पर आता है, हीलियम 2 पर आता है, लिथियम 3 पर आता है, हाँ एक मिनट, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 पर आता है। इसका मतलब प्रोटॉन नंबर तो बन गया ये, कुछ चार्ज नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी बन गया ये, तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो गए नहीं है। हमें तो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, हमें तो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्या करोगे? अब किसी में इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और किसी में इलेक्ट्रॉन लेना होगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तभी तो 2 बनेगा। इलेक्ट्रॉन तभी आता है जिस पर माइनस चार्ज लगा होता है। 2 इलेक्ट्रॉन बन गया हाइड्रोजन में, एक तो ऑलरेडी होता पहले से ही, एक और ले लिया, माइनस चार्ज लगा दिया हमने। हीलियम में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में कितने हैं? 3 है, निकालना पड़ेगा तो 1 प्लस लगा देंगे। इसमें कितने निकालने पड़ेंगे? 2 प्लस लगा देंगे। इसमें कितने निकालने पड़ेंगे? तो 3 प्लस लगा देंगे। कितने? सभी 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ गए? इसको हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? यानी जब इलेक्ट्रॉन आपको निकालने तो प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन लेने तो माइनस चार्ज आएगा। जितना माइनस लगा उतना इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, जितना प्लस लगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। समझ के बात? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं और कल आप इसको करके आना, ठीक है? यहां पर लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। इस सभी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन करने। एग्जांपल नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आपको लिखना है CH3 CH4 CH3 NH2 NH3, ठीक है? एक मिनट ना, 6 10, ठीक है। सभी में 10 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 2 एग्जांपल कल के लिए आपके, सभी में 10 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको, ठीक है? सभी में 10 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको। ये CH4 CH3 NH2 NH3। देखो एलिमेंट आज मैं नहीं लिखवा पाया, आपको पढ़ाने लग गया। कल वापस 20 एक बार ढंग से याद करके आना, कल आते में लिखवा दूंगा आपको ये। तो जो एक ईमानदारी से बात, तो जो पढ़ा रहा हूँ बात समझ आ रही है आपको? आवाज मेरी समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो कल आपको 20 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। थैंक यू। आज